आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जिस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम बात करेंगे दिल्ली के एक पत्रकार विक्रम की। विक्रम जो अपने लापता भाई की तलाश में भैरवपुर नाम के एक ऐसे गांव पहुंचता है जो पूरी तरह से शापित है। हम इस कहानी के जरिए उस खौफनाक रात और उस गांव के भयानक रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। सीधे आधी रात के उस डरावने पल पर चलते हैं। रात के 2 बज रहे हैं। बाहर घुप अंधेरा है और ऐसा सन्नाटा जो जान निकाल ले। और तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आती है, भैया जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। अब देखिए, ये पुकार विक्रम के छोटे भाई रोहन की थी और आवाज बिल्कुल वैसी ही नहीं बल्कि हूबहू वैसी ही लग रही थी जैसे बचपन में खेलने के बाद वो घर आकर विक्रम से कहता था। अब जरा सोचिए, आप इस खौफनाक स्थिति में क्या करेंगे? ये पल किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर कर रख सकता है। कोई क्या करे जब उसके अपने किसी बहुत ही प्यारे इंसान की पुकार असल में किसी भयानक राक्षसी साये का एक छलावा हो। सच कहूं तो ये अपने आप में एक भयानक कश्मकश है। एक तरफ आपके परिवार के लिए आपका बेइंतहा प्यार है और दूसरी तरफ अपनी जान बचाने की मूल फितरत। क्या कोई अपने भाई को ठंड में मरने के लिए छोड़ सकता है, या फिर बस एक दरवाज़ा खोलकर खुद अपनी ही मौत को बुलावा दे सकता है? इस भयानक सवाल का जवाब जानने से पहले जरा ये देखते हैं कि अपने भाई रोहन को ढूंढते हुए विक्रम इस खौफनाक मोड़ तक आखिर पहुंचा कैसे। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। हर गुजरता हुआ घंटा अपने साथ एक नई और गहरी दहशत लेकर आ रहा था। शाम 6 बजे से इस अजीबो गरीब सफर की शुरुआत होती है और कैसे ये सफर रात 2 बजे उस खौफनाक दस्तक तक पहुंचता है, ये हम आगे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भैरवपुर के उस खौफनाक रास्ते और एक अनजान सफर की। उस रात के असल खौफ को समझने के लिए हमें सफर की शुरुआत में जाना होगा। अकेले सफर करते हुए विक्रम का सामना कई भयानक चेतावनियों या कह सकते हैं रेड फ्लैग से हुआ। सबसे पहले तो वो बैलगाड़ी वाला ही खौफ के मारे सीमा पार करने से साफ मना कर देता है और उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। फिर वो घनी धुंध जो इतनी अजीब थी कि पास का पेड़ भी कोई भूतिया साया लग रहा था। हवा में गीली लकड़ी और सड़े हुए फूलों की वो अजीब सी बदबू और शाम के 7:30 बजे ही शमशान जैसा सन्नाटा, ये सारी बातें मिलकर उस रेंगते हुए खौफ को बयान करती हैं जो विक्रम महसूस कर रहा था। और फिर आता है गांव का प्रवेश द्वार, जहां ये पुराना लकड़ी का बोर्ड टंगा था। इस पर साफ लिखा था कि इस गांव में आने का सीधा मतलब है मौत को दावत देना। एकदम सीधी चेतावनी। यहीं पर विक्रम की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति रघु काका से होती है और यहीं से कहानी एक नया और भयानक मोड़ लेती है। और यहीं से शुरू होती है मृतकुंड की कहानी, यानी मृतकों का तालाब। रघु काका से मिलने के बाद रोहन के गायब होने का वो काला सच सामने आता है। असल में ये मृतकुंड कोई आम तालाब नहीं है। रोहन जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, वो बस यूं ही जंगल में गायब नहीं हुआ था। रघु काका ने बताया कि ये एक ऐसा शापित तालाब है जो अपने शिकार को केवल डुबाता नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की आत्मा, शरीर और उसकी सारी यादों तक को पूरी तरह से सूख लेता है। मतलब वो इंसान पूरी तरह से उस मृतकुंड का ही हिस्सा बन जाता है ना रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। इन दोनों के बीच का अंतर सच में डराने वाला है। पहले इस तालाब का पानी एकदम कांच जैसा साफ था, जिसे गांव वाले अमृत कहते थे। लेकिन अब ये एक काले कीचड़ जैसे तेजाब में बदल चुका है, जो इंसानों की आत्माओं को निगलता है। आखिर इतना बड़ा, इतना खौफनाक बदलाव कैसे हो गया? ये बदलाव असल में एक बेहद दर्दनाक घटनाक्रम का नतीजा था। भयंकर सूखे के बाद अघोरी कालनाथ नाम के एक तांत्रिक ने पानी के लिए बलि की मांग की। जब जानवरों के खून से बात नहीं बनी ना, तो गांव वालों ने अपनी हताशा और पागलपन में एक मासूम अनाथ बच्ची को उस तालाब में फेंक दिया। वो बच्ची चीखती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। और तभी आसमान से मूसलाधार काला तेजाब बरसा, जिसने इस तालाब को हमेशा के लिए शापित कर दिया। वो अनाथ बच्ची आज भी उस तालाब में अकेली भटकती है और लोगों को अपने पास बुलाती है। तो इस खौफनाक श्राप से बचने का तरीका क्या था? रघु काका ने विक्रम को जिंदा बचने के कुछ बहुत ही सख्त नियम बताए। पहला, रात की नमी के साथ उस तालाब का काला पानी फैलता है, इसलिए घर के अंदर ही रहना है। दूसरा, बाहर से आने वाली किसी भी आवाज को पूरी तरह अनसुना करना है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, कि दरवाजा कभी नहीं खोलना है,
चाहे वो आवाज आपके सगे भाई की ही क्यों ना हो। अब हम वापस आते हैं अपने आधी रात के मेहमान और खिड़की पर मंडराते उस अनजान साये की तरफ। याद है वो रात के 2 बजे की दस्तक? विक्रम ने दरवाजा तो नहीं खोला, लेकिन जब उसने अपनी टॉर्च जलाकर खिड़की से बाहर देखा, बाप रे, बाहर रोहन के कपड़ों में कुछ खड़ा था, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से सूजा हुआ था। उसकी आंखें नहीं थीं और सबसे डरावनी बात, उसके होठ सिले हुए थे। तो फिर वो आवाज कौन निकाल रहा था? विक्रम ने देखा कि उस आकृति के पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी और रोहन की वो दबी हुई आवाज असल में उस परछाई के पेट से आ रही थी। ये इस बात का एकदम पक्का सबूत था कि ये कोई वहम नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। रघु काका ने फुर्ती दिखाते हुए खतरे को भांपकर खिड़की पर लाल मिर्च और नींबू लटका दिया। बाहर का शोर एकदम से रुक गया, सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी बाहर से गीली अजीब सी हंसी गूंजी और एक खौफनाक आवाज आई। कल मिलेंगे विक्रम, मेरे तालाब का काला पानी प्यासा है। ये चेतावनी हवा में किसी जहर की तरह घुल गई, जो साफ बता रही थी कि वो काली शक्ति अगले दिन विक्रम का ही इंतजार करेगी। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी पड़ाव, काला तालाब, और एक बेहद दुखद विदाई। अगली सुबह अपने भाई को बचाने की जिद में विक्रम हर खतरे को दरकिनार करके मृत्युकुंड की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, प्रकृति के नियम जैसे काम करना ही बंद कर गए। दिन का तेज उजाला अचानक घोर अंधेरी रात और सन्नाटे में बदल गया। मतलब वो एक ऐसे मायाजाल में घुस चुके थे जहां दुनिया का कोई भी नियम काम नहीं करता। मृत्युकुंड का असली खौफ यही था। जब वो आखिरकार उस शापित तालाब के पास पहुंचते हैं, तो जो हुआ वो सच में दिल तोड़ देने वाला था। रोहन की फंसी हुई आत्मा आखिरी बार उस काले पानी से बाहर आती है और वो ये दिल चीर देने वाली बात कहती है, भैया मैं घर नहीं आ सकता, तुम वापस लौट जाओ। ये वो पल था जिसने इस दुखद सच्चाई को हमेशा के लिए सच कर दिया कि रोहन अब जा चुका है। मृतकुंड ने उसे पूरी तरह से अपना बना लिया है और उसे अब कभी वापस नहीं लाया जा सकता। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए स्क्रीन पर दिए गए इस आखिरी सवाल पर जरा गौर कीजिए। जब आपके सामने एक ऐसा प्राचीन श्राप खड़ा हो जो इंसान के शरीर और आत्मा दोनों को निगल लेता हो, तो कोई अपने सबसे अजीज को पीछे छोड़कर वापस लौटने की हिम्मत आखिर जुटाता कैसे है? विक्रम को खाली हाथ और भारी मन से वापस लौटना ही पड़ा। ये कहानी हमें दिखाती है कि उस अनजान खौफ के सामने हम इंसान कितने बेबस हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इस डरावनी किंवदंती के हर पहलू को गहराई से समझने में मदद मिली होगी। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।